Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 6, weather and climate. So in this chapter we are going to see the difference between weather and climate. दोनों में अंतर क्या होता है हम ये देखेंगे. So what we are going to learn in this chapter, difference between weather and climate, what is atmospheric temperature and what is atmospheric pressure. Temperature और pressure क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है. We will know some things about wind and what is moisture. So let us get started. So first of all, in this chapter we are going to see the definition of weather and climate. So we hear about weather and climate all the time. हम हर समय जो है weather और climate ये दो शब्द सुनते ही रहते हैं. Most of us check the local weather forecast to plan our holidays, to plan our days या holidays, and climate change is certainly a hot topic in the news. न्यूज़ में भी आता रहता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कैसा होने वाला है, आज बरसात होगी, आज धूप निकलेगी, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे दिन के लिए भी. इट हैज़ बीन सेड दैट क्लाइमेट इज़ वॉट यू एक्सपेक्ट, वेदर इज़ वॉट यू गेट. क्लाइमेट क्या है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं. जैसे आपको पता है कि यार हमारे यहाँ पर इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, आपको पता है कि इंडिया में 2-3 महीने मानसून चलेगा. या अगर हम बात करें कि यूरोप की, तो यूरोप में क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड. तो वहाँ उन लोगों को पता है, एक्सपेक्टेड है उनको कि ये ठंड है सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है. तो क्लाइमेट क्या है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, और वेदर वो है जो आपको मिलता है. वेदर मतलब हर दिन, जैसे आज का दिन का वेदर कैसा है, कल का कैसा है. ठीक है, तो वेदर की बातचीत करते हैं थोड़ी सी. इट इज़ अ डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. इट माइट बी सनी, हॉट, विंडी, क्लाउडी, रेनी और स्नोई. सन ड्राइव्स द चेंजेस इन द वेदर. हैंस वेदर इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा. तो वेदर जो होता है डेली चेंज होता है. वेदर जो है डेली टेम्परेचर में चेंज, डेली एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंज, विंड स्पीड में चेंज, ये सब चीज़ें जो हैं वेदर को अफेक्ट करती हैं. द वेदर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंजेस द एटमॉस्फेयर. हर दिन ये चेंज होते रहती है. विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन चेंज होती है डेली की डेली. मेट्रोलॉजिस्ट अकॉर्ड द वेदर एवरी डे. हर दिन रिकॉर्ड करते हैं वेदर को. द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर आर प्रिजर्व फॉर सेवरल डिकेड्स. हर 10-10 साल के लिए, कहीं 10 सालों दशकों के लिए जो इसका रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है. दिस रिकॉर्ड्स आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ अ वेदर एट पर्टिकुलर प्लेस. तो रिकॉर्ड को देख के पता लगा जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे एवरेज टेम्परेचर, एवरेज वेदर कैसा रहता है. द एवरेज वेदर पैटर्न टेक्स ओवर अ रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. तो 30 सालों का इसका अनुमान लगाया जाता है कि 30 साल तक लगातार जो है उस पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादातर किस तरीके का वेदर रहा. जैसे मान लीजिए इंडिया का लगाया गया 30 साल का लगातार अनुमान, देखा गया कि ज़्यादा टाइम मानसून रहता है इंडिया में. सो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, मानसून टाइम. मान लीजिए रशिया का लगाया जाए तो रशिया में देखा जाएगा सबसे ज़्यादा दिन क्या रहा होगा, वहाँ पर विंटर रहा होगा. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, विंटर क्लाइमेट. ठीक है, तो क्लाइमेट का यही मतलब होता है. ठीक है, सम ऑफ वेदर पैटर्न. ठीक है, टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 35 to 40 ईयर्स. 35 से 40 साल तक के वेदर रिकॉर्ड्स को जोड़ के देखा जाता है. दे में माइग्रेट animal adapt themselves to the climate condition of a place. They may migrate to different places to escape from harsh and cold conditions like those exist in the polar region. So देखिए, हम इंसान और जानवर दोनों ही एक पर्टिकुलर क्लाइमेट जिसमें भी हम रहते हैं उसके आदी हो जाते हैं. इसका मतलब होता है वी आर हैबिटेड टू दैट क्लाइमेट. सो दैट्स वाई जितने भी हम लोग होते हैं, जैसे हम लोग होगा इंडियंस, हम लोग इंडियंस को जो है थोड़ा सा गर्मी पसंद है. पसंद नहीं बोलेंगे तो गर्मी में रहने की आदत है. और अगर आप यूरोप जाएंगे तो थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, वहाँ ठंडा ज़्यादा लगेगा. वैसे ही इसका उल्टा, जब यूरोपियन या ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो उनको यहाँ आके अजीब लगता है. मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यू टू हॉस्पिटेबल क्लाइमेट. क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे ऑल्सो वेरी ओवर टाइम एट द सेम लोकेशन. सिंस वेदर एंड क्लाइमेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस अवर रूटीन लाइफ एज ऑल्सो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सिस्टमेटिक ड्यूटी ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर इज एसेंशियल. इसलिए हमें जो है वेदर और क्लाइमेट हमारे दिन को बहुत ही अफेक्ट करते हैं, इसलिए इनकी स्टडी होना बहुत ज़रूरी है. इसकी स्टडी को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी. ठीक है, स्टडी ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजी. और जो इसकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट. नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. टेम्परेचर से आप लोग बहुत भली बात ही आपको पता ही होगा टेम्परेचर क्या होता है. आज टेम्परेचर ज़्यादा है, आज टेम्परेचर कम है. तो जो मेन चीज़ जो टेम्परेचर को अफेक्ट करती है वो है सोलर रेडिएशन. जिस दिन सन का रेडिएशन अच्छा होता है उस दिन गर्मी का दिन हो जाता है. जिस दिन सन का रेडिएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है या सन निकलता ही नहीं, उस दिन थोड़ा ठंडा बना रहता है. तो सन की हीट जो अर्थ पे आती है उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन. ओके, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव बाय अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसोलेशन. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. देखिए होता क्या है, थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ मैं. ये मान लीजिए सन है, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है.
ठीक है, छोटा ही होगा थोड़ा इससे। सो थोड़ा उल्टा बना, थोड़ा उल्टा समझ लीजिए। ये मान लीजिए अर्थ है, सन थोड़ा दूर है, छोटा दिखता है इसलिए हमें, ये मान लीजिए सन है। ओके, अब सन की जो रेस आती हैं, आप देखिए रेस आ रही हैं, ये इस तरफ पड़ेंगी, थोड़ी बहुत ये इस तरफ जाएंगी और ये थोड़ा सा ऐसा लंबा रास्ता करके यहाँ बहुत ही कम जो है यहाँ तक पहुँच पाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें पोल्स की, तो बोला क्या जा रहा है कि ये जो पोल्स के इलाके होते हैं ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जो होता है, यहाँ पर सन की रेस बहुत कम पहुँच पाती हैं, इसलिए यहाँ पहुँच भी पाती हैं, बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। यहाँ तक आते आते सन की एनर्जी जो होती है वो निकल जाती है, कम हो जाती है। और ये वाला इलाका देखिए आप, इक्वेटर वाला जो बीच में होता है ना, इक्वेटर बोलते हैं इसको हम, यहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट बिल्कुल सीधी आ जाती हैं, बहुत जल्दी आ जाती हैं। इसलिए ये जो इलाका होता है सन अर्थ के मिडल वाला, इक्वेटर वाला, ये बहुत हॉट रहता है। और ये पोल्स जो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बहुत ही कोल्ड रहते हैं, ठंडा होता है यहाँ पर। चलिए आगे बात करें। ठीक है, थोड़ा सा बताया जा रहा है, कन्वेक्शन और कंडक्शन बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कंडक्शन का मतलब होता है कि ये भाप बन के पानी का उड़ जाना, कन्वेक्शन मतलब भाप का वापस से पानी बन जाना। रेडिएशन आप देख सकते हैं, ये रेडिएशन जो हीट जो है लग रही है, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ओके, थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजर कैसे किया जाता है टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट और कोल्ड समथिंग इज़, कितना कोई चीज़ गर्म और कितनी ठंडी है। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर, थर्मामीटर बोलते हैं इसको हम। A Celsius thermometer will measure the boiling point of water at 100 डिग्री सेल्सियस एंड its freezing point is 0 डिग्री सेल्सियस। तो बोला जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट है पानी का, पानी बॉयल हो जाता है इतने पे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके का होता है थर्मामीटर। ये देखिए सेल्सियस में यहाँ पे रीडिंग है, इसमें यहाँ पे फ़ारेनहाइट में है ये। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं अगर फ़ारेनहाइट में, तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरीके से कन्वर्ट करके देख लिया जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी गर्मी होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा ठंड होगी। टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द वेदर बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। ये अदर एलिमेंट्स ऑफ वेदर को भी इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर से बहुत फ़र्क पड़ता है, विंड को और रेनफॉल को भी हम देखेंगे आगे। टेम्परेचर में भी अफेक्टेड बाय सनशाइन, लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड से फ़र्क क्या पड़ता है, अभी हमने देखा जितने हायर लैटिट्यूड, जितने ऊपर आप पोल्स पर रहेंगे उतना टेम्परेचर कम होगा, और जितने कम लैटिट्यूड, जितने इक्वेटर के पास रहेंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर आपके इलाके में होगा। एल्टीट्यूड, जितनी ऊंचाई पे आप रहेंगे, पहाड़ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे जो है ठंड ज़्यादा होती है, नीचे रहेंगे ठंड थोड़ी कम होती है। सी प्रॉक्सिमिटी, सी से कितनी दूर रहते हैं आप, क्योंकि सी के पास की जगह जो होती है वहाँ सी इवेंट्स आती हैं। सी इवेंट्स जो क्या करती हैं, जगह को ठंडा कर देती हैं और उतना गर्म भी नहीं होने देती। ठीक है, इसीलिए सी इवेंट्स के कारण जो है सी के पास वाले इलाकों में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, और जितना इलाका सी से दूर होता जाएगा आपका, वहाँ पे टेम्परेचर उतना ही ठंडा है, उतना ही गर्म होगा। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है डिफरेंट हीट जोन्स में इंडिया के, और इंडिया के अलावा वर्ल्ड के। ठीक है, टेम्परेचर हैज बीन डिवाइडेड टू डिफरेंट हीट जोन्स, ये आप देख सकते हैं मैप में। सबसे ज़्यादा जो हीट है अर्थ की वो इस वाले इलाकों में होती है। ये आपकी इक्वेटर की लाइन है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल मिडल लाइन जो अर्थ को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करती है। ये आपका जो है ये वाला इलाका ऊपर वाला, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड दिस इज कॉल्ड एज सदर्न हेमिस्फीयर। ये आप देख सकते हैं इक्वेटर की लाइन, इक्वेटर 0 डिग्री बोलते हैं इसको हम, लैटिट्यूड। ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है। सो ये वाला इलाका जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हीट, सबसे ज़्यादा गर्म इलाका होता है, इसको बोलते हैं हम टॉरिड जोन। ओके, सबसे ज़्यादा हीट यहीं पे होती है टॉरिड जोन में। टॉरिड जोन को जो है अलग करते हैं बाकी जोन से 2 लाइन। एक लाइन है यहाँ पर जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन, ये ऊपर देखिए टेम्परेट लिखा है, टेम्परेट को अलग अलग करती है। और फिर एक यहाँ पर ये टॉरिड जोन और ये भी टेम्परेट है, इसको नीचे साउथ हेमिस्फीयर में अलग करती है कौन सी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, सबसे गर्म इलाका होगा टॉरिड जोन, इससे थोड़ा ठंडा, थोड़ा ऊपर आप जाएंगे यहाँ पर या यहाँ पर दोनों तरफ नॉर्थ और साउथ में, तो आपको दिखेगा टेम्परेट जोन, ये थोड़ा ठंडा है। और फिर आता है यहाँ पे सबसे आगे, यहाँ पे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये ब्लू, इसको बोलते हैं हम फ्रिजिड जोन, बिल्कुल ठंडा जमा हुआ। ओके, थोड़ा मैप से पढ़ा दिया मैंने ताकि आपको ये बार बार पढ़ने में समझ में बहुत लोगों को नहीं आ पाता है। देखिए ये वही बातें लिखी हैं यहाँ पर। टॉरिड जोन जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी कि ये होती है आपकी 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होती है 23.5 साउथ, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ से लेकर यहाँ तक टॉरिड जोन होता है। टेम्परेट जोन जो है यहाँ से उसके बाद टेम्परेट जोन चालू होता है, थोड़ा ठंडा होता है। इट इज़ मोस्ट सूटेबल वन फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन टू ग्रो। ठीक है, लोगों को रहने के लिए सबसे सूटेबल होता है, क्योंकि ठंड भी नहीं पड़ती इतनी, गर्मी भी नहीं पड़ती इतनी, बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं।
इसलिए आप देख सकते हैं इस वाले इलाके में आपके जो आते हैं आपके अमेरिका, यूरोप, सब इसी इलाकों में आते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रिजिड जोन, यहाँ पे परमानेंटली फ्रोजन रहता है, साल भर जमा रहता है, बिल्कुल ठंड रहती है यहाँ पर, ठीक है। इसको अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जैसे वर्ड का नाम ही है प्रेशर यानी कि दबाव, ठीक है। तो एयर का जो खुद का एक प्रेशर भी होता है। तो एयर प्रेशर इज सिंपली द वेट ऑफ एयर अबव द अर्थ। ये अर्थ के ऊपर जो एयर का वेट है उसे हम बोलते हैं प्रेशर। इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो वेट है उसका, हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे एयर का जो अर्थ पे लग रहा है, उसको ही हम बोलते हैं एयर का प्रेशर। हर जगह अलग अलग होता है, जिस जगह ज़्यादा एयर होगी उस जगह ज़्यादा प्रेशर होगा, जिस जगह कम एयर होगी उस जगह कम प्रेशर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ लो प्रेशर एग्जिस्ट व्हेन एयर इज वार्मर। देखिए होता है कि जब एयर वार्म होती है, गर्म होती है, तब एयर थोड़ी लाइट होती है, ठीक है। लाइट होती है तो एयर, तो प्रेशर कम रहेगा उस जगह पर, अर्थ पे, तो उसको बोलते हैं हम लो प्रेशर एरिया। और जब एयर ठंडी हो जाती है, तब एयर भारी हो जाती है थोड़ी सी, तब वहाँ पे बनता है हाई प्रेशर इलाका। एयर लो प्रेशर, हाई प्रेशर। और एक चीज़ और आप याद कर लीजिए आप कि एयर जो है हमेशा हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। भारी कौन सी होती है इनमें से? ये वाली हाई प्रेशर भारी होती है, लो प्रेशर वाली एयर हल्की होती है, ठीक है। वार्मर और लाइटर और हेवियर, समझ सकते हैं आप यहाँ से। इन मेट्रोलॉजी प्रेशर इज डेराइव्ड ऑन मैप्स विद आइसोबार्स। तो नापने के लिए जो आइसोबार्स बोला जाता है, इस तरीके से लिखते हैं इसको हम। जैसे मान लीजिए 76 प्रेशर है तो उसको लिखेंगे 76 मिलीबार, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे हमने देखा टेम्परेचर लिखते थे हम सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, वैसे ही टेम्परेचर की जगह प्रेशर को हम लिखते हैं मिलीबार्स में। ये देखिए प्रेशर नापने के लिए हमारे पास ये आते हैं थोड़े से क्या, एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक है, जो प्रेशर नापता है। देख सकते हैं आप इसमें, देखिए 930 से लेकर ये 1060 तक थोड़ा प्रेशर का बना हुआ है स्केल अप। एयर प्रेशर वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। दिस वेरिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एयर एंड एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल। तो हर जगह जो है प्रेशर जो अलग अलग होता है विंड का, डिपेंड करता है डेंसिटी की, टेम्परेचर कैसा है वहाँ पर। जैसे हमने बात करी, अगर गर्मी होगी ज़्यादा तो वहाँ पर कैसा होगा, ज़्यादा हाई होगा, हाई प्रेशर होगा। और ठंड होगी ज़्यादा तो हाई प्रेशर होगा, गर्मी होगी ज़्यादा तो लो प्रेशर होगा। आगे बात करते हैं विंड की। विंड एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आपका। विंड जो है आपको देखने को मिलती है हर जगह पर। विंड जो है टेम्परेचर और क्लाइमेट और वेदर दोनों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। एयर में नॉट सीम लाइक एनीथिंग एट ऑल, इन फैक्ट वी लुक राइट थ्रू इट ऑल द टाइम। हमें हर जगह जो विंड महसूस तो होती है पर दिखती नहीं है। बट ड्यूरिंग अ विंड स्टॉर्म एयर रियली मेक्स इट्स प्रेजेंट नोन। जब तूफान आता है, जब इंसान हिलने लग जाता है, गाड़ियाँ हिलने लग जाती हैं, तब हमें लगता है कि विंड भैया वाकई बहुत एक पावरफुल चीज़ है। विंड की डेफिनेशन क्या है? विंड इज मूविंग एयर एंड इज कॉज बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर विद इन अवर एटमॉस्फेयर। जैसा कि हमने बात करी कि एयर प्रेशर डिफरेंस होता है जब, जैसे मान लीजिए एक जगह पे हाई प्रेशर है और एक जगह पर लो प्रेशर है, तो विंड कहाँ से कहाँ मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो जब ये एयर मूव कर रही है तो मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। सिंपल सी बात। एयर हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। दो तरह की मूवमेंट होती है एयर की। एयर विच मूव्स हॉरिजॉन्टली, एक जगह दूसरी जगह मूव करती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विंड। और एयर विच मूव्स वर्टिकली, मतलब हमारे ज़मीन से हवा की तरफ जाती है ऐसे ऊपर, उसको हम बोलते हैं एयर करंट। अ विंड ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट इज कॉल्ड एन ईस्टर्ली और ईस्ट विंड। जो विंड ईस्ट, मतलब अर्थ के ईस्ट के इलाकों से वेस्ट की तरफ जाती है उसको बोलते हैं ईस्टर्ली। और इसका उल्टा, जो वेस्ट के इलाकों से ईस्ट की तरफ जाती है उसको बोलते हैं वेस्टर्ली। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ, ओके, ये आप देख सकते हैं, ये जो विंड से देखिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, इन्हें बोलते हैं ईस्टर्ली। और ये वाली जो है आप देख सकते हैं, ये जो है आपकी, ये भी ये साउथ से जा रही है नॉर्थ की तरफ। वेस्टर्लीस यहाँ पर है, आप देख सकते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है ये वाली। यहाँ पर वेस्टर्लीस हैं, यहाँ पर ईस्टर्लीस हैं। ओके, ये आपका थोड़ा अर्थ में थोड़ा दिखाया जा रहा है कि साल भर किस तरीके से हवाएं जो है फ्लो करती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट विंड, बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रेशर्स। देखिए ये वाला इलाका जो है अर्थ का, ये बीच वाला इलाका जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, ये वाला इलाका इक्वेटर, ये रहता है कैसा? गर्म। इट इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर। ये वाला इलाका होता है कोल्ड। ओके, ये वाला इलाका होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, इसको बोलते हैं हम कोल्ड। तो ये टेम्परेट जोन से देख सकते हैं आप, ये टेम्परेट जोन से जो हवा है वो किस तरफ जा रही है? आपकी इक्वेटर की तरफ। देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरफ जा रही है, यहाँ से इस तरफ जा रही है। इससे हमें पता चलता है कि एयर हमेशा ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ जाती है। ओके, फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टूवर्ड्स लो प्रेशर एरिया। आगे बढ़े इसको, तो विंड को, और विंड का ये जो है आपका
स्पीड नापने के लिए हमारे पास एक स्केल आता है, इसको हम बोलते हैं ब्यूफोर्ड स्केल। ये सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ड ने बनाया था। द स्केल रेंजेस फ्रॉम एब्सोल्यूट काम टू हरिकेन। तो इसमें जो ऐसा लिखा होता है, देखिए इस तरीके से कुछ होता ही है कि लेवल 1 मतलब हल्की हल्की हवा, लेवल 2 थोड़ी थोड़ी, 3 में थोड़ी तूफान आ गया। जितना ये बढ़ता जाएगा उतना आंधी तूफान आता चला जाता है इसमें। ओके, जैसे ज़्यादा अगर 13 स्केल का होगा सब कुछ तबाह हो जाएगा, घर वर सब उड़ जाएगा। ब्यूफोर्ड स्केल जो 13 लेवल का होता है ये। विंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स। एक को हम बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी मतलब अर्थ जो कि हमारा एक प्लैनेट है। प्लैनेटरी विंड्स मतलब ये कॉन्स्टेंटली, जैसे हमने देखा ना ये वाली, ये जो आप विंड्स देख रहे हैं ना ईस्टर्ली वेस्टर्ली, साल भर इसी डायरेक्शन में फ्लो करती रहती हैं, कभी नहीं रुकती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि उल्टी किसी और जगह चली जाए या इस तरफ आने के बदले उस तरफ चली जाए, नहीं, ये होती हैं प्लैनेटरी विंड्स, मतलब साल भर इसी तरीके से फ्लो करती हैं ये इसी डायरेक्शन में। कॉन्स्टेंटली ब्लो इन सेम डायरेक्शन ऑल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर, फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड भी बोलते हैं इनको हम। दे अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परमानेंट हाई प्रेशर, क्योंकि देखिए टेम्परेट जोन साल भर ठंडा रहता है मुकाबले इक्वेटर के, इसलिए साल भर ही जो है टेम्परेट जोन से ये इक्वेटर की तरफ ये ईस्टर्ली वेस्टर्ली मूव करती रहती हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लैनेटरी विंड्स आर ट्रेड विंड्स, ईस्ट वेस्टर्ली विंड्स एंड पोलार विंड्स, ये तीनों एग्जाम्पल हैं इसके। पीरियोडिक विंड्स मतलब कुछ महीने या साल के कुछ हफ्ते या कुछ महीने ये मूव करती हैं, जैसे कि मानसून जो 2 या 3 महीने की तरफ ही आता है। ओके, साल भर तो नहीं होती मानसून की विंड्स। लैंड और सी ब्रीज ये होती हैं कुछ टाइम, दिन के कुछ टाइम में सी ब्रीज आती है, कुछ टाइम लैंड ब्रीज आती है। लोकल विंड्स मतलब अर्थ के कुछ एक लोकल इलाकों में ही देखने को मिलती है, हमें पूरे अर्थ पे देखने को नहीं मिलती। जैसे कि हमारी लू सिर्फ इंडिया में देखने को मिलती है गर्मी में, जो गर्म हवाएं आती हैं। चिनूक जो है रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, ये भी बहुत एक गर्म विंड है, हॉट विंड है। कुछ नाम है यहाँ पर, हार्माटन, फोयन, ये कुछ लोकल विंड्स हैं जो साल के कुछ पर्टिकुलर इलाकों में चलती हैं, वर्ल्ड के पूरे साल भर नहीं चलती हैं और पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ में ही होती हैं बस ये। नेक्स्ट इज मॉइस्चर मतलब जितना एयर के अंदर कितना पानी है, जितना वाटर में, आपने पढ़ा होगा वाटर भी होता है एयर के अंदर, वाटर कंटेंट भी होता है एयर के अंदर। तो एयर के अंदर जितना वाटर कंटेंट होगा उतना हम बोलेंगे एयर के अंदर क्या है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर है। ओके, इसी में आगे हम बढ़ें। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर वेराइज विद लोकेशन एंड टाइम। एयर में जो है मॉइस्चर हर एरिया में हर टाइम में अलग अलग होता है। एयर इन इक्वेटोरियल रीजन हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ मॉइस्चर। जो इक्वेटोरियल रीजन में एयर होती है, इक्वेटर के एरिया में एयर होती है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर उसी में होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश जो है इक्वेटर के एरियाज़ में ही होती है अर्थ पे। एयर हैज़ मोर मॉइस्चर इन समर दैन इन विंटर। विंटर में मॉइस्चर कम हो जाता है विंड में, इसलिए आप देखेंगे कि विंड में जो है सर्दी के दिनों में क्या हो जाता है, कपड़े नहीं सूखते इतनी जल्दी, जबकि गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि मॉइस्चर जो है सर्दी में गर्मी में ज़्यादा होता है। मॉइस्चर कंटेंट इन एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा मॉइस्चर कंटेंट कम होता चला जाता है। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन पोलर रीजन ड्यूरिंग विंटर इज ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है बिल्कुल मॉइस्चर, क्योंकि बिल्कुल सूखी हवाएं चलती हैं, हवाएं पानी बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि लिक्विड वाटर, ठीक है, ड्यू टू हीट के कारण जब वो है वो कन्वर्ट हो जाए काय में, गैसियस वाटर में, यानी कि गैसियस फॉर्म में। ओके, तो चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस इज कॉल्ड इसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है, पानी का भाप बन के उड़ जाना। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ओके, एयर में कितना वाटर वेपर है इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी जो है एब्सोल्यूट भी हो सकती है, यानी कि हम लोग जो है पूरी ह्यूमिडिटी कितनी है हमारी पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में उसको नाप लें। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं ह्यूमिडिटी के, एक होता है एब्सोल्यूट कि मतलब आपने सिर्फ अपने ही जगह पे खड़े होकर जो है आपने टेस्ट कर लिया कितना है कितना नहीं है। एक होती है रिलेटिव, मतलब आपने अपने यहाँ की ह्यूमिडिटी को किसी और के यहाँ की एयर की ह्यूमिडिटी से कंपेयर किया, कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, क्योंकि ह्यूमिडिटी से क्या फ़र्क पड़ता है, क्लाउड्स का फ़र्क पड़ जाता है हमारा, क्योंकि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा बारिश वाले बादल आएंगे, जितनी कम ह्यूमिडिटी होगी उतने कम जो है आपके बारिश वाले बादल बनेंगे आएंगे। मेजरिंग ह्यूमिडिटी मेजर कैसे की जाती है? क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज़ द ह्यूमिडिटी। जितना एयर में पानी या मॉइस्चर होगा उतनी ह्यूमिडिटी होगी। इट फील्स मोर स्वीटी व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई एट हाई टेम्परेचर। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तब पसीना हमें ज़्यादा आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मॉइस्चर ज़्यादा होता है समर में, इसीलिए समर में हमें पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो एक आता है हाइग्रोमीटर जो कि नापता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है। कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ वेपर ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर। देखिए 2 प्रोसेस होती है,
एक होती है आपकी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, आपका वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से काय में चेंज हो जाता है गैस में। एक होती है इसकी उल्टी, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको हम। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर गैसियस फॉर्म से काय में चेंज हो जाता है वापस से लिक्विड में और क्लाउड्स बना लेता है। ओके, हवा में जब जाता है ये वाटर वेपर, वहाँ जाकर ठंडा हो जाता है, वापस लिक्विड बन जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं उससे, इसलिए तो क्लाउड से पानी गिरता है। ओके, क्लाउड्स जो हैं, फिर हम क्लाउड्स पढ़ते हैं यहाँ पर। ये क्लाउड्स देखिए कुछ तरह के होते हैं हमारे क्लाउड्स, कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के क्लाउड होते हैं हमारे पास, सिरस, क्यूमुलस एंड स्ट्रेटस। ठीक है, 3 नाम है यहाँ पर, सिरस, क्यूमुलस और स्ट्रेटस। द रेन वियरिंग क्लाउड्स आर गिवन द प्रीफिक्स और सफिक्स निम्बस। जो भी पानी वाले बादल होते हैं ना, इन तीनों नाम के आगे लगा जाते हैं निम्बस। जैसे मान लिया सिरस क्लाउड है और पानी भी उसका सिरस निम्बस हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ फिर इसके पहले लगा देंगे निम्बस को। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन सिंपल सा मीनिंग है पानी गिरना। ओके, रेनफॉल या स्नोफॉल को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जब भी वाटर, आपने पढ़ा हुआ वाटर साइकिल, जब भी पानी इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, फिर होता है क्लाउड फॉर्मेशन उससे, और फिर पानी गिरने को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, रेनफॉल जो है वो भी 3 तरीके की होती है आपकी। एक कन्वेक्शनल, जो नॉर्मल आप देखते ही हो, जो होती ही है, और नॉर्मल रेनफॉल को कन्वेक्शनल बोलते हैं। एक होती है फ्रंटल और साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोन्स आते हैं ना, जिस जगह पर साइक्लोन आ जाता है, तो साइक्लोन्स आने के कारण भी जो रेनफॉल बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। फिर एक होती है आपकी रिलीफ और ओरोग्राफिक। इसका मतलब होता है पहाड़ी इलाकों में पानी गिरना। जैसे मान लीजिए आपका बादल है, यह पहाड़ है, तो जब बादल जब पार जा रहा है यहाँ से, तो जो बादल को रोक लिया है पहाड़ ने, तो सारा का सारा पानी अपना ये यहीं गिरा देगा, आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस तरीके के रेनफॉल को हम बोलते हैं ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल। मेजरिंग रेनफॉल, रेनफॉल नापने के लिए एक ऐसा बर्तन आता है जिसको हम बोलते हैं रेन गॉज। ओके, ऐसा आता है कि बर्तन, इसके अंदर जो ऐसी रीडिंग बनी होती है, इससे हम नापते हैं कितना पानी जो गिरा उस पर्टिकुलर ईयर में, टाइम में। ओके, ये तीनों देख सकते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल तो नॉर्मल होती है, ओरोग्राफिक जो ये हमारी पहाड़ों के कारण आती है, और एक साइक्लोनिक, साइक्लोन्स आते हैं तब जो रेनफॉल हो जाती है बहुत ज़्यादा होती है। ओके, सिंपल सा चैप्टर था हमारा ये वेदर और क्लाइमेट पे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी, बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन भी देता है आपको ये हमारे क्लाइमेट के बारे में, हमारे एरियाज़ के बारे में। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिमेनिंग आफ्टर दिस ऑल्सो प्लीज़ आस्क मी। ओके, आंसर मैं थोड़ा लेट देता हूँ बच्चों को, बट बिल्कुल आई एम गिविंग। ओके, इन द लास्ट, थैंक यू।